नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। ललितपुर से खबर है, महिला ने कोर्ट परिसर में जहर खाया है। हत्या के मामले में फैसले की पेशी पर पहुंची थी। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में महिला भर्ती। हत्या मामले में 1 साल जेल में रह चुकी थी महिला। वर्ष 2023 में हुई हत्या मामले भेजी गई थी जेल। जखौरा थाने के ग्राम चकलालोन की बताई जा रही महिला। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महिला ने जहर खाया है। कोतवाली ललितपुर में दर्ज हुआ था हत्या का मामला। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, महिला ने कोर्ट परिसर में जहर खाया है, क्या खबर है, बताएं। जी मैं बता दूं, ये मामला ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 2023 में एक हत्या के मामले में एक ही परिवार के 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उसमें यह महिला भी शामिल थी और आज पेशी की तारीख थी, फैसले की तारीख थी, उस पर ये आई हुई थी और उसी में इसने कोर्ट परिसर के अंदर जहर खा लिया। आनंद फानन में यहाँ के जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो उसे लेकर तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचे थे और वहाँ इलाज जारी किया गया। जी महिला की तबीयत कैसी है और क्या पता लग पाया कि आखिर वजह क्या थी? ये आज फैसला होना था और इस कारण उसको घबराहट में कि आज क्या होगा, इसलिए उसने यह जहर का सेवन कर लिया कोर्ट परिसर में और गंभीर हालत में उसे लाया गया। लेकिन अभी उसे यहाँ से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। और वहीं यह मामला 2023 का था और इस 1 साल ये लोग जेल में रह भी चुके थे। उसके बावजूद आज ये घटना घटी जब ये फैसले की तारीख होनी थी, लेकिन तारीख भी अब 10 तारीख बढ़ा दी गई। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो तारीख बढ़ा दी गई है, लेकिन महिला ने कोर्ट परिसर में जहर खाया है। महिला का इलाज जारी है। और बरेली से खबर है, बांग्लादेशी रोहिंग्या को चिन्हित करने का अभियान डीएम एसपी के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान में भारी पुलिस बल की मौजूदगी। अभियान के तहत की जा रही जांच पड़ताल, लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अभियान के तहत जांच पड़ताल की जा रही है। और शानू हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। शानू, बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है शानू? देखिए आरिफ, निश्चित तौर पे लगातार यूपी सरकार इस चीज पर बिल्कुल डटी हुई है और उनकी पहली नजर है कि किसी भी तरीके से घुसपैठी है, यानी कि सीमा से बाहर रहने वाले, चाहे भारत की सीमा की बात करें या फिर प्रदेश की सीमा की बात करें, इनसे बाहर से रहने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी है। और किसी भी तरीके से राष्ट्र हित की बात की जाए या फिर जो है प्रदेश हित की बात की जाए, इसमें कोई भी चूक ना हो पाए, तो इसको लेकर के लगातार प्रयास जारी है। कल भी की बात की जाए तो कल से इस चीज पर जोर दिया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उनके खिलाफ सर्च अभियान चलाया जाए कि कहां कहां से लोग आ रहे हैं और उनके खिलाफ जो है
साफ तौर पर से कि इनका सर्च किया जाए कि इनके जो दस्तावेज हैं, जो बाहर से रहने वाले लोग हैं या फिर बांग्लादेशी ही नहीं किसी और जगह से भी रहने वाले लोग हैं, तो उनके दस्तावेजों को पुख्ता तरीके से देखा जाए, कि बारीकी से देखा जाए कि इनके जो दस्तावेज है वो वैलिड है या नहीं है, अपने भारत में रहने के लिए वैलिड है या नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बरेली की बात की जाए तो आरिश, आज जो है डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में पूरे जिले भर में अभियान चलाया गया और खुद डीएम एसएसपी ने जाकर के जो है निरीक्षण किया और निरीक्षण में उन्होंने लोगों से बातचीत की है। वहां पर जो जितने भी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनसे बातचीत की, उनके दस्तावेजों कहां से रहने वाले हैं, कहां के लोग हैं और किस जो है कांटेक्ट है। तो इन तमाम चीजों पर जो है बारीकी से निगरानी की जा रही है। डीएम अविनाश सिंह का साफ तौर पर से कहना क्या है क्या किसी शानू, भी हाल में जो है कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? कोई अब तक डेटा सामने निकल के आया है? अभियान जिस तरीके से बरेली में चलाया जा रहा है उसमें क्या कुछ लोग चिन्हित हुए हैं? कोई संख्या सामने निकल के आई है? देखिए आरिश, अभी तक चिन्हित की बात की जाए तो इसका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। डीएम अविनाश सिंह का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है या फिर बांग्लादेश का रहने वाला है, रोहिंग्या है, तो उनसे पहले बातचीत की जाएगी, उनके दस्तावेजों को लिया जाएगा। उसके बाद उनको एक सेंटर बनाया गया है, वहां पर ले जाकर के उनसे गहनता से बातचीत की जाएगी और उनसे हर एक पहलू पर उनके दस्तावेजों को सर्च किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि वो यहाँ पर रहने के लिए लायक है भी या नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों पर अभियान जारी है पूरे जिले भर में, देहात से लेकर के शहर तक और हर सीमा तक, चारों दिशाओं में इस अभियान को चलाया जा रहा है। सीओस की तैनाती की गई है, एसडीएम्स की तैनाती की गई है। वो लोग अपने अपने नेतृत्व में जो है टीम के साथ जा रहे हैं और निगरानी की जा रही है। फिलहाल आरिफ, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से योगी सरकार ने फैसला लिया है, किसी भी हाल में घुसपैठियों को जो है रहने नहीं दिया जाएगा, और अगर रहने भी दिया जाएगा तो किन हालातों में रहने दिया जाएगा, उनका किन किन से संपर्क है, इन तमाम पहलू पर जांच की जा रही है। और डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कर दिया है किसी भी हाल में घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये बात जो हो रही है वो राष्ट्रहित की बात हो रही है। आरिश, शानू, डिटेंशन सेंटर की भी बात हुई, क्या बरेली में इसको लेकर भी कोई बात चल रही है कि डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उन्हें वहां पर रखा जाएगा, ऐसा कुछ जानकारी? देखिए आरिश, बिल्कुल डिटेंशन सेंटर जो है बना लिया गया है बरेली में। उसको जो है जितने भी लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, बाहर से रहने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित करके जो कोई संदिग्ध पाए जाते हैं उनको वहां पर ले जाया जाएगा और उनको निगरानी की जाएगी और उनसे बातचीत की जाएगी और उनके सभी दस्तावेज उनका सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद जो है उन आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसी के लेकर के लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जो जो लोग ऐसे पाए जा रहे हैं या फिर पाए जाएंगे उनको जो है सीधा तौर पर से डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा और वहां पर उनकी निगरानी की जाएगी और पूरा जो सर्च अभियान है उसको आगे तक ले जाया जाएगा और उसके बाद ही कोई उचित कार्रवाई की जाएगी कि आखिर उनको यहाँ पर रहने दिया जाएगा या फिर यहाँ से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आरिश, बहुत बहुत शुक्रिया शानू हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त बता रहे हैं, अभियान के तहत जांच पड़ताल की जा रही है। बरेली की तस्वीर आपके सामने। और लखनऊ से खबर है, घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल पश्चिमी यूपी कमिश्नर ने सरकार को भेजा। डिटेंशन सेंटर डेमो में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, बायोमेट्रिक, सीसीटीवी में होगी डिटेंशन सेंटर में व्यवस्था। 15,000 लोगों की क्षमता का यह सेंटर तैयार किया जा रहा है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, डिजाइन और सुरक्षा के पहलू को जांचने के लिए भेजा गया है। 70 नगर निकायों में बनाया जाएगा डिटेंशन सेंटर। घुसपैठियों की संख्या अधिक होने पर बढ़ेंगे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं।
पुरुष महिलाओं के एक ही डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। डिजाइन और सुरक्षा के पहलू को जांचने के लिए भेजा है। खबर इस वक्त आपको बता रही और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मॉडल प्रस्तुत। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, डिटेंशन सेंटर के मॉडल भेजे गए हैं घुसपैठियों के लिए, जो डिटेंशन सेंटर का मॉडल बनाए गए हैं, किस तरह के मॉडल हैं, क्या क्या चीजें इसमें रहेंगी, इसके बारे में चाहूंगा बताएं। जी बिल्कुल, अगर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो है घुसपैठियों की जो है तलाश और उनको चिन्हित करने की पूरी तरीके से कई टीमों को द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो नगर निगम की टीमें हों या पुलिस की टीमें, हर जगह झुग्गी झोपड़ियों में जा करके जो है उनके द्वारा पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। लखनऊ में करीब 150 झुग्गी झोपड़ी को चिन्हित किया गया है, जहां पर टीमें जा करके जो है उनकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे, उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। वहीं पर उसी दूसरे पहलू में अगर देखा जाए, जिस प्रकार से घुसपैठियों को पाए जाने के बाद जो है जिस प्रकार से डिटेंशन सेंटर जो बनाने हैं उसको लेकर के जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अपने मॉडल्स को बना करके जो है प्रशासन को भेजा जा रहा है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए, जो भी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे वो पूरी तरीके से बायोमेट्रिक और साथ ही साथ जो है उसमें सीसीटीवी फुटेज लगाए जाएंगे। करीब हर एक सेंटर में जो है करीब 15,000 घुसपैठियों को जो है रखा जाएगा। 50,000 जो है केंद्रीय पुलिस की सुरक्षा की जो है मांग रखी गई है। केंद्रीय पुलिस सुरक्षा को लेकर के जो है तैनाती की उसमें प्रपोजल दिया गया है। अब और बाकी अगर 15,000 से भी ज़्यादा या हर डिटेंशन सेंटर में अगर ज़्यादा घुसपैठियों की संख्या निकलती है तो उनकी संख्या सेंटरों की और भी बढ़ाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि हर एक पहलू, हर एक एंगल को देखते हुए जो है इसका पूरा मॉडल पूरा तैयार करके जो है प्रशासन को भेजा गया है। हालांकि अभी ये जो मॉडल है पश्चिम के जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा जो है अपना इस प्रपोजल को भेज करके इसकी स्वीकृति मांगी गई है। जिस प्रकार से देखा जाए कि वहाँ पर इन सेंटरों में जो है महिला पुरुष दोनों को एक साथ में रखा जाएगा और जिस प्रकार से जो है पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित करने के बाद जो है लगातार जो है तलाश की जा रही है घुसपैठियों की उत्तर प्रदेश में, जो माना जा रहा है कि इनकी संख्या काफ़ी बड़ी संख्या हो सकती है। अभी तक कोई आंकड़ा पेश नहीं किया गया, लेकिन जिन सेंटरों में जा करके जहां पर भी जो झुग्गियों पे जा करके जो है नगर निगम की चाहे मेयर हो या साथ ही साथ पुलिस टीमें जो लगातार जो है झुग्गियों पे जा करके पड़ताल कर रहे हैं, उससे ये संख्या एक अनुमानित लगाई जा रही है। उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं या तो वहाँ पर टीम को दे करके जो है वहाँ से फरार हो गए, या तो जो लोग मिले तो बहुत लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। और उनसे जानने पर ये उनके द्वारा ये बताया गया है कि एजेंसी जो यहाँ पे जो ठेकेदार हैं नगर निगम के या बाकी अन्य जगहों के, उनके द्वारा जो है उनको यहाँ पर लाया गया है, उन्हीं के द्वारा जो है दस्तावेज बनाए गए हैं, उन्हीं के द्वारा जो है उनको काम पे लगाया गया है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हर पहलू पर जो है पुलिस महकमा टीम और नगर निगम की टीमें, बाकी अन्य टीमें जांच कर रही हैं। हालांकि नगर निगम की जो टीमें हैं वो सारी रिपोर्ट जो है कमिश्नर और आईजी को देंगे। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पुलिस का सबसे बड़ा अहम रोल होगा। और अब ये देखना है कि इसकी शुरुआत हुई है, अब ये आंकड़े समय के अनुसार आंकड़े आने शुरुआत होंगे और सेंटर बनाने की जो है प्रक्रिया का प्रपोजल दे दिया गया है। अब ये देखना है कि जिस अगर प्रकार बात से करें राजधानी लखनऊ में डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा या इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जहां पर एक प्रशासन के द्वारा आदेश दिया गया है, जिन सरकारी विभागों की जो बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं तो उसका भी इस्तेमाल जो है डिटेंशन सेंटर के रूप में किया जा सकता है। ये उनको हर जिले के जो लोग वहाँ के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको जो है वहाँ की जानकारी देनी पड़ेगी कि ये बिल्डिंग या जो भी स्थान है वो खाली पड़ा, तो उसी के आधार पर जो है वहाँ की प्रक्रिया की जाएगी। जिन जिलों में सरकारी बिल्डिंग या
ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पर जो है टेम्परेरी रूप से जो है डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। तो कहा जाए हर तरीके से प्रशासन और जो जिले के प्रशासन अपने काम में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का जो आदेश है उस आदेश के अनुसार जो है घुसपैठियों की तलाश की जा रही है और जिस प्रकार से उनको सेंटरों में रखा जाएगा, फिर उसके बाद उनके देश उनको वापस भेजने के लिए जो है आगे की तैयारी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए मनीष। तो डिटेंशन सेंटर और सुरक्षा के पहलुओं को जांचने के लिए एक मॉडल भेजा गया है। और सीधे आपको उत्तराखंड लेके चलते हैं। मुख्यमंत्री धामी संबोधित कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, वक्फ संपत्ति के पंजीकरण का समय पूरा हुआ है और आपको बता दें जो संपत्तियों का समय है पंजीकरण का, रजिस्ट्रेशन का, सुन्नी की 40, शियों की 30% प्रॉपर्टी का पंजीकरण नहीं। वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत पंजीकरण उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण का समय पूरा। सुन्नी वक्फ की 74,600 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन। और मनीष हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष, जो पंजीकरण था वक्फ बोर्ड का शिया सुन्नी संपत्तियों को लेकर, उसकी समय अवधि पूरी हो गई, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। उनके लिए क्या ऑप्शन है या वो क्या करेंगे, इसके बारे में जानकारी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड और सिया वक्फ बोर्ड को जो है अपनी संपत्तियों को जो है पूरी तरीके से पोर्टल पर जो है डाउनलोड करना था, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड की जो है, अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड की 40% और 30% संपत्तियां जो है सिया वक्फ बोर्ड की ही अभी बची हुई हैं। जिस प्रकार से देखा जाए अब तक सुन्नी वक्फ बोर्ड की 74,600 संपत्तियां और सिया वक्फ बोर्ड की 4,646 संपत्तियां जो है अभी तक दर्ज हो सकी हैं, पोर्टल पर चढ़ाई जा चुकी हैं। लेकिन जिस प्रकार से 40 से 30% का जो ये आंकड़ा जो बचा हुआ है, इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है लगातार। जो है जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने इस पर सवाल भी उठाए और जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि पोर्टल की जो प्रक्रिया है बहुत ही धीमी गति से चल रही है, जिसके कारण जो है उनकी संपत्ति जो है अभी तक जो है पूरी तरीके से डाउनलोड नहीं हो सकी है, जिसको लेकर के जो है अब उनके पास माना जा रहा है कि जिस प्रकार से ट्रिब्यूनल में जाने की तैयारी की जा रही है कि अब उनके पास एक ही यही रास्ता बचा है कि ट्रिब्यूनल में जा करके जो है अपनी इस अपील को रखें कि जो प्रक्रिया उनके द्वारा की जा रही थी ईमानदारी से की जा रही थी और जिस प्रकार से जो उनकी संपत्ति अभी तक पोर्टल पर डाउनलोड नहीं हो, रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो सका है, तो उनको और भी वक्त दिया जाए। अब ये देखना है कि दोनों ही वक्फ बोर्ड जो है कब ट्रिब्यूनल में जा करके जो है अपनी अपील करते हैं और उसको स्वीकार करते हुए उस पर सुनवाई कब होती है और उनको क्या आदेश आगे के लिए मिलता है। जी लेकिन उम्मीद पोर्टल का पंजीकरण समय पूरा हो गया, इसको लेकर शिया वक्फ बोर्ड की या सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई बयान आया है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उनकी तरफ से बयान भी दिए गए, उन्होंने उनके द्वारा जो है कल आखिरी डेट थी, लेकिन उससे 2 दिन पहले जो है वक्फ बोर्ड के द्वारा जो एक बयान सामने आया था। उनके द्वारा ये कहा गया था कि यही एक मैसेज दिया गया था कि पोर्टल की जो धीमी गति या काम ना करना, किसी को समय उनको बहुत लग रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन करने में, वजह क्या है, उसमें डाउनलोडिंग की प्रक्रिया में जो है काफ़ी दिक्कतें आना पोर्टल में, तो ये सब सारी समस्या उनके द्वारा बयान में दी गई थी। इसी के बाद जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर लिख करके जो है इस समस्या को के लिए और निवारण के लिए जो है अपील की गई थी। लेकिन अभी तक जिस प्रकार से देखा जाए कल की डेट खत्म होने के बाद जो है अभी तक किसी प्रकार से ना डेट बढ़ाने की आगे क्या प्रक्रिया होगी, किसी प्रकार की जब कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तब वक्फ बोर्डों ने ये माना है कि अगर सरकार या प्रशासन के द्वारा उनको मौका नहीं दिया जाता है और समय नहीं दिया जाता है, तो वो ट्रिब्यूनल में जा करके जो है अपनी अपील रखेंगे, अपनी समस्या को बताएंगे और समय की मांग करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण का समय पूरा हो गया है और अभी भी
शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी पंजीकरण का काम नहीं हो पाया। फिलहाल सीधे आपको उत्तराखंड लेके चलते जहां पर मुख्यमंत्री धामी संबोधित कर रहे हैं। चंद्रशेखर घोलके जी, हमारे एसपी, मुख्य विकास अधिकारी, अन्य सभी अधिकारीगण, सभी आए हुए हमारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले और समाज को दिशा देने वाले सभी महत्वपूर्ण एसोसिएशन के सभी हमारे पदाधिकारी, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर अपनी ओर से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोग समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आप सबका दृष्टिकोण राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप सबके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए गए और बहुत कम समय में काफी लोगों ने अपनी बात रखी और सबके सुझाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। जो आपने सुझाव दिए हैं उन सभी सुझावों पर हम लोग काम करेंगे और इसीलिए ये बैठक हमने रखी भी है कि भाई सारे सुझाव आए, क्योंकि आप सब लोग ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं और ग्राउंड जीरो पर किस प्रकार की आवश्यकता है, वहां पर प्रशासन है, शासन है, सरकार है, वो किस प्रकार से आपकी मदद कर सकती है और आप सब लोग इसमें सरकार और जनता के बीच में भी एक सेतु का काम कर सकते हैं, चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, जहां इसके माध्यम से आपकी सबकी अपनी उन्नति होगी, आपका विकास होगा, आपके क्षेत्र के आसपास का विकास होगा, वहीं राज्य को भी इसका लाभ मिलेगा। अच्छे स्वयं सहायता समूह जब काम करते हैं तो उसका लाभ सभी को मिलता है, रोजगार का निर्माण होता है, स्वरोजगार बनता है, होम स्टे अच्छे चलते हैं, होटल अच्छे चलते हैं, हमारे एप्पल मिशन, कीवी मिशन अच्छे चलते हैं, अनेक हमारे पंत जी और हमारे दूसरे वाले जो आए थे अभी तो बताया है मनोज जी, हाँ मनोज जी, तो ऐसे लोगों से और लोग भी प्रेरणा लेते हैं कि इतना पढ़ के इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर वापस आ रहे हैं। पलायन जैसी जो हमारी सामने एक बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से देखिए हर दृष्टि से अभी एप्पल मिशन में हम लोग 80% से ज्यादा उसमें सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। पहले यहाँ पर जब हम सेब की खेती की बात करते थे तो लंबे समय से अनेक योजनाएं चल रही थी। एक बार मैंने आज से लगभग 3.5 साल पहले इसकी जब एप्पल मिशन हमने लॉन्च किया था उस समय मैंने इसकी समीक्षा करी, तो उन्होंने कहा कि जितना हम बीज लाए, जितना हम कई जगह से अन्य राज्यों से भी हमने बीज खरीदा, पौधे खरीदे, वो पौधों ने फल देना ही नहीं, फल के लायक वो हो ही नहीं पाए, कुछ कमी रह गई थी। कमी क्या रह गई हमने पता किया तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी प्रजाति ले आए जहां पर जो ज्यादा पानी में होती है और कम पानी वाली जगह में उनको लगा दिया। तो हमने कहा ये तो ठीक बात नहीं है। किसानों को अगर हम किसी दिशा में प्रेरित कर रहे हैं, उनका खेत भी जा रहा है, उनका समय भी लग रहा है, ये बात सही है कि सरकार कोई योजना लाती है, कोई सब्सिडी देती है, कोई नीति बनाती है, तो अंततः वो किसान के हित के लिए भी होती है, राज्य के हित के लिए भी होती है, इसमें तो दोनों का नुकसान है। उसके बाद उस प्रजाति को हटाकर ऐसी प्रजाति लाई गई जो कम पानी में भी अपना उत्पादन कर सके, तो उसके अच्छे सकारात्मक परिणाम आने शुरू हुए हैं। फार्म मशीनरी बैंक योजना लाए, उसमें भी 80% तक सब्सिडी कृषि उपकरण खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। होम स्टे में सब्सिडी दी जा रही है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में दी जा रही है। आज स्टार्टअप्स बहुत सारे हमारे नए युवा बना रहे हैं जिनके पास कौशल है, परिश्रम करने की क्षमता है, आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर उनके पास अपने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो उन सभी को
आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये हमारा उद्देश्य है। मुझे खुशी है कि आज 1,68,000 हमारी राज्य की बहनें वो लखपति दीदी बन गई हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है। और इनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उनकी मांग धीरे धीरे पूरे देश में और पूरी दुनिया में बढ़ रही है, क्योंकि अच्छी पैकेजिंग है उनकी, अच्छी क्वालिटी है। और कई बार तो मैं कहता हूं कि ये इतने अच्छे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों से भी अच्छे हैं। के द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बाबा केदार के धाम से कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का होने वाला है तो हमारी मातृशक्ति का होने वाला है, महिलाओं का होने वाला है। और खबर हरदोई से इस वक्त बता रहे हैं, रोडवेज बस की टक्कर से मजदूर की मौत हुई है। सड़क पार कर रहे मजदूर की बस ने टक्कर मारी है। सीएससी में डॉक्टर ने घायल को मृत घोषित किया है। बस की टक्कर से मजदूर की मौत हुई। हरदोई से खबर। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।